हर हर महादेव, जय श्री शंभू को बाबा केदारनाथ यात्रा के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप इस साल बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगी। बाबा केदारनाथ की यात्रा कब और कैसे करें, कैसे आप यहां पर पहुंच सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, साथ ही बात करें कितने किलोमीटर का ट्रैक रहेगा, हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको कैसे और कहां से मिलेगी, घोड़े, खच्चर, पालकी, इन सब का क्या किराया रहेगा और कहां से मिलेगी इनकी फैसिलिटी, साथ ही यहाँ पर खाने की क्या सुविधा रहेगी, साथ ही रुकने की क्या फैसिलिटी है और कहाँ आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यात्रा करते समय आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए और बाबा केदारनाथ के अलावा यहाँ पर और कौन कौन से घूमने के स्थान हैं, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री शंभू अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा लेट न करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तरीके से करवा सकते हैं, हालांकि ऑफलाइन यदि आप कराते हैं तो आपको बहुत भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप ऑनलाइन ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर यहाँ पर आए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं केदारनाथ धाम कैसे पहुँचे। सबसे पहले बात कर लेते हो दोस्तों बाई बस। आप यहाँ पर डायरेक्ट बाई बस सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। यदि आपके राज्य से डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस अवेलेबल नहीं है तो आप आइए सबसे पहले हरिद्वार आप बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार यहाँ पर आ सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन या हरिद्वार बस अड्डे से आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस अवेलेबल हो जाएगी। बस की फैसिलिटी 4 धाम यात्रा को देखते हुए हर 30 मिनट में अवेलेबल है। साथ ही बात करें दोस्तों बस की टिकट की तो 600 रुपए से लेकर 850 रुपए तक का टिकट देखने को मिल जाता है सोनप्रयाग तक का। और हरिद्वार से लगभग 231 किलोमीटर की रहेगी सोनप्रयाग की और ये बीच का जो सफर रहेगा ये बहुत ही खूबसूरत रहेगा। इसके बीच में आप यहाँ पर देवप्रयाग भी घूम सकते हैं। साथ ही रुद्रप्रयाग में आने वाली माँ धारी देवी के आप दर्शन करके आप जरूर जाइए और दर्शन करने के बाद ही आप अपने आगे की यात्रा शुरू कीजिए। वहीं बात करूँ बाई फ्लाइट तो देहरादून का जोली ग्रैंड एयरपोर्ट सबसे नजदीकी यहाँ पर हवाई अड्डा रहेगा। बाबा केदारनाथ धाम का एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको टैक्सी की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। बात करें बाई कार या टैक्सी हायर करके यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो लगभग 5 दिन का दिल्ली से चार्ज आपको 25 से 30 हजार रुपए के करीब में टैक्सी बुक हो जाएगी। यदि आप हरिद्वार से कर रहे हैं तो लगभग 18 से 20 हजार रुपए में आपकी टैक्सी बुक हो जाएगी। जैसे ही दोस्तों आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो आपको बहुत बड़ी पार्किंग देखने को मिल जाती है। पार्किंग आपको ओपन पार्किंग भी देखने को मिलेगी और 2 मंजिला बनी हुई पार्किंग भी देखने को मिलेगी। बात करें चार्ज की तो लगभग 100 रुपए का चार्ज रहेगा कार पार्किंग का, यहाँ पर 80 रुपए बाइक का रहेगा। और सोनप्रयाग आप अपनी कार और बस तक ही जा सकते हैं। उसके बाद आप 200 मीटर का पैदल ट्रैक क्रॉस करके आप क्रॉस करेंगे यहाँ पर सोनप्रयाग गौरीकुंड ब्रिज को। क्रॉस करते ही आपको वहाँ की लोकल जीप बोलेरो अवेलेबल हो जाएंगी जिसमें आपका लगभग 50 रुपए का किराया रहेगा जो आपका ड्रॉप गौरीकुंड तक कर देगी। तो ये थी जानकारी यहाँ पहुँचने की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कहाँ रुके। आप यहाँ पर मेरे सजेस्ट से आप गौरीकुंड में रुके, क्योंकि गौरीकुंड में रुकने का ये फायदा है कि आप सुबह जल्दी उठकर आप अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। बात करें रूम के किराए की तो सोनप्रयाग में लगभग 2-2.5 हजार से स्टार्ट होकर आपको 4,000-5,000 तक के रूम आपको देखने को मिल सकते हैं। यही बात करें गौरीकुंड में तो लगभग 3-3.5 हजार में रूम आपको आराम से मिल जाएगा। ये प्राइस अकॉर्डिंग टू सीजन रहते हैं। यदि आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो आपको ज्यादा प्राइस देने होंगे रूम के, यदि आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो आपके प्राइस थोड़े कम हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप गौरीकुंड में आपने रूम ले लिया है तो सुबह आप जल्दी उठिए और जल्दी स्नान कीजिए। आप स्नान अपने रूम में भी कर सकते हैं और या चाहे तो यहाँ के गर्म कुंड में गौरीकुंड में आप अपना स्नान करके आगे की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। गौरीकुंड में यदि आप गर्म कुंड में स्नान कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होना चाहता है। यदि आप स्किन की प्रॉब्लम से कोई भी जूझ रहे हैं तो यदि आप गर्म कुंड में स्नान करते हैं तो आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। चलिए दोस्तों, स्नान करने के बाद अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। ये ट्रैक आपका लगभग 16 किलोमीटर का रहता है। गौरीकुंड के स्टार्टिंग में ही आपको घोड़े खच्चर की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि बात करें रेट की तो 2950 रुपए पर पर्सन का चार्ज रहेगा यहाँ पर घोड़े खच्चर का। पिट्ठू और पालकी के बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो साथ ही यदि आप यहाँ पर बाइक हायर करके आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो भी आप आ सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश से आपको रेंट पर बाइक स्कूटी मिल जाएगी। पर डे का लगभग 1000 रुपए से 12 रुपए का चार्ज रहेगा और आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा
और कुछ शॉर्ट ही आपको जमा करनी होती है। उसके बाद आप यहाँ पर बाइक रेंट पर लेकर आराम से 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। और जैसे ही हम यात्रा स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट 3.5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल चट्टी रहता है। जंगल चट्टी में ही आपको बहुत सारी खाने की दुकानें आपको रिजनेबल प्राइस में देखने को मिल जाती है। और जंगल चट्टी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है भीमबली, और भीमबली से लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है रामबाड़ा। रामबाड़ा वह पॉइंट है जहां इस यात्रा के बिल्कुल मिड में यह पॉइंट होता है। और रामबाड़ा पहुंचने में आपको गौरीकुंड से लगभग 4 से 4.5 घंटे का समय आराम से लग जाता है। यात्रा के दौरान आपको जगह जगह शौचालय देखने को मिल जाते हैं, वही पीने का पानी भी देखने को मिल जाएगा, और साफ सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। और सिक्योरिटी के पर्पज से यहाँ पर आपको जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको कुछ ही पॉइंटों पर वाईफाई की भी फ्री वाईफाई की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं रामबाड़ा। रामबाड़ा वह पॉइंट है जहाँ पहले बहुत सारी दुकानें होती थी त्रासदी आने से पहले। 2013 में आई हुई त्रासदी के बाद यह रास्ता अब राइट से शुरू हो गया है। जो पैदल पहले मार्ग था वो लेफ्ट की साइड से हम यात्रा करते थे, लेकिन त्रासदी में सारा रास्ता खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पर नया रास्ता बनाया गया। हालांकि पहले रास्ता थोड़ा कठिन था और 14 किलोमीटर का यह ट्रैक होता था, अब 2 किलोमीटर का ट्रैक बढ़ गया है। रास्ता थोड़ा सा आसान हो गया है। वहीं गौरीकुंड से रामबाड़ा तक रास्ता थोड़ा इजीली है। रामबाड़ा से बाबा केदारनाथ तक बहुत ही कठिन यात्रा आपको हो जाएगी। बाबा केदारनाथ यात्रा की सबसे आसान माध्यम यहाँ पर हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर आपको गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी में आपको देखने को इसकी सुविधा मिल जाती है। हालांकि हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन टिकट आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ही आप यहाँ पर बुक करके आ सकते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर के रेट की बात करें, यदि आप गुप्तकाशी से केदारनाथ आप जा रहे हैं यात्रा के लिए, तो सिंगल साइड का 3870 रुपए रहेगा और दोनों तरफ का 7740 रुपए रहेगा। वहीं बात करें फाटा से, तो सिंगल साइड का 2750 रुपए रहेगा और दोनों साइड का 5500 रुपए के करीब टिकट रहेगा आपका। साथ ही बात करें सिरसी से केदारनाथ की, तो 2480 रुपए के करीब आपका सिंगल साइड का टिकट रहेगा और 5498 रुपए का आपका दोनों साइड का टिकट रहेगा हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर आपका मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आपका ड्रॉप कर देता है। वहीं आप सभी को बता दूं, ये फैसिलिटी केवल ऑनलाइन ही रहेगी, ऑफलाइन की यहाँ पर कोई ये टिकट अवेलेबल नहीं है। यात्रा के दौरान आप यहाँ पर रेनकोट, इनर, जुराब, विंटर कैप, छतरी, ग्लव्स, जैकेट जरूर कैरी करें। यदि आप इनमें से कोई भी चीज भूल जाते हैं तो आपको गौरीकुंड में आपको ये सभी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। हालांकि चीज थोड़ी कॉस्टली रहेगी। रामबाड़ा से ही आपकी असली चढ़ाई शुरू होती है, जो कि बहुत ही कठिन है। यदि आप चलने में असमर्थ हैं तो भीमबली से ही अपने खच्चर कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको लिंचोली या फिर ऊपर जाकर ही खच्चर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पालकी की। यदि आप पालकी की फैसिलिटी भी लेना चाहते हैं, गौरीकुंड से आपको आना और जाना लगभग 10,000 रुपए का खर्चा रहेगा यहाँ पर पालकी का। यदि आप पालकी के द्वारा भी जाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। वहीं यदि आप घोड़े से जाना चाहते हैं तो 6,000 रुपए में आप ये यात्रा कर सकते हैं, और पालकी से जाना चाहते हैं तो 10,000 रुपए का खर्चा आपका लग जाता है पालकी ले जाने के दौरान। बात करते हैं दोस्तों पिट्ठू की। यदि 65 से 70 किलो का वजन आपका है तो आपको लगभग 10,000 रुपए का पे करना होगा। वहीं यदि आपका वजन इससे ज्यादा है, यानी कि 80-90 किलो का वजन है, तो आपको 15,000 रुपए के समथिंग आपको देने होंगे। यदि आप किसी बच्चे के लिए ये पिट्ठू करवा रहे हैं तो 5 से 6,000 रुपए के बीच में आपका यह पिट्ठू हो जाएगा। यदि आप यह यात्रा मई के महीने में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़ भी देखने को मिल जाते हैं, और इसी समय आप यहाँ पर यात्रा का सबसे खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर देख सकते हैं। मई जून में आते हैं तो आपको बर्फ से ढके पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। साथ ही अभी यदि आप सितंबर अक्टूबर के महीनों में यदि यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर वाटरफॉल, झरनों से भरे हुए पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। जगह जगह आपको वाटरफॉल देखने को मिल जाते हैं। काफी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर रहता है, और लगभग शाम के 4 से 6 बजे के बीच में आप अपनी ये यात्रा ट्रैक पूरा कर लेते हैं। जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको सिंगल
डोरमेट्री कैंपिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप 500 रुपए से लेकर और 1000 रुपए में आप यहाँ पर अपना सिंगल पर्सन का बेड ले सकते हैं। ये प्राइस सीजन 2 वाइज ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर GMVN के भी रूम ले सकते हैं। यदि आप उसमें डोरमेट्री लेना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। पर पर्सन का आपको यहाँ पर वही 500 से 800 रुपए के बीच में चार्ज रहता है। और इसमें सबसे बढ़िया खास बात यह है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर आपको अवेलेबल हो जाता है एक समय का। यदि आप होटल में या रेस्टोरेंट में रूम लेना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी केदारनाथ धाम के आसपास में देखने को मिल जाती है। हालांकि चार्ज थोड़े ज्यादा रहते हैं। रूम की किराए की बात करें तो पीक सीजन में रूम आपको 4000 से लेकर 8000 9000 रुपए तक में देखने को मिल जाते हैं। यदि ऑफ सीजन में यदि आप आ रहे हैं तो 3000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच में आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं खाने की। इस यात्रा के दौरान आपको बिल्कुल शुद्ध वेजिटेरियन खाना ही उपलब्ध होगा। किसी भी प्रकार का आपको नॉन वेज खाना नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर एक समय का लगभग 100 रुपए से लेकर और 250 रुपए तक के बीच की थाली में आप यहाँ पर आराम से भरपेट खाना खा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब कुछ समय आप 1 घंटे के लिए विश्राम कीजिए और उसके बाद निकल जाइए बाबा श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर आरती की। आरती सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में होती है और शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में होती है। यदि आप शाम को दर्शन कर रहे हैं तो एक बार आरती में आप जरूर सम्मिलित होजिए। बहुत ही पवित्र आरती मानी जाती है यहाँ की। हालांकि शाम के दर्शन के समय यहाँ पर आपको भीड़ थोड़ी कम देखने को मिलेगी और सुबह के समय आपको भीड़ थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है। सुबह आपको लगभग दर्शन करने में जब पीक सीजन होता है तो 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। वहीं ऑफ सीजन में आप यहाँ पर 10 से 15 मिनट लाइन में खड़े होकर आप यहाँ पर बाबा श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर भगवान शिव विराजमान है दोस्तों और उनके अलावा यहाँ पर आप अर्जुन जी, युधिष्ठिर जी, नकुल सहदेव और लक्ष्मी नारायण जी की भी आप यहाँ पर प्रतिमा देख सकते हैं। मंदिर के मेन मुख्य द्वार के सामने ही भगवान श्री नंदी जी की भी प्रतिमा यहाँ पर आप देख सकते हैं। मंदिर को प्राचीन शैली के रूप में बनाया गया है। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना निषेध है। आप मंदिर के बाहर अपनी पूजा भी करवा सकते हैं। यदि आप स्पेशल पूजा मंदिर के अंदर करवाना चाहते हैं तो वो पेड बुकिंग करनी होती है। मंदिर के पीछे आप एक भीम शिला भी देख सकते हैं। ये वही भीम शिला है जब 2013 में आई त्रासदी के समय ये मंदिर के पीछे आके रुक गई थी और जहाँ पर और मंदिर की रक्षा करी थी। मंदिर के प्रांगण में ही आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी देखने को मिल जाती है। प्रसाद आपको 50 रुपए से लेकर और 250 रुपए तक देखने को मिल जाता है। यदि आप यहाँ पर भंडारे की भी सुविधा लेना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यहाँ पर भंडारे की फैसिलिटी चलती रहती है। आप यहाँ पर स्वर्गरावणी कैंप है उसी के पास में ये भंडारे की फैसिलिटी होती है। श्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर 1.5 किलोमीटर की और ट्रैकिंग करके ऊपर की तरफ बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन करने जा सकते हैं। वहाँ से आपको नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। और साथ ही यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप केदारनाथ से ऊपर की तरफ मधुगंगा वाटरफॉल भी देखने जा सकते हैं। चोराबरी ताल भी देखने जा सकते हैं। लेकिन आपको सेम डे ही वापस आना होता है क्योंकि ऊपर रुकने के कोई भी साधन नहीं है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। दोस्तों आज मध्य महाशिव जी की ट्रैकिंग कर रहे हैं और ये हमारे पीछे जो हमारे दोस्त है अभी पैकिंग में लगे हुए हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो में बताएंगे कि हम आप इस यात्रा के दौरान आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। दिल्ली से मध्यमेश्वर आप यात्रा सही और सस्ती तरीके से कैसे कर सकते हैं। साथ ही होटल और होम स्टे के क्या ऑप्शन रहेंगे, यात्रा में कहाँ खाने पीने को मिलेगा, बस के द्वारा कैसे पहुँच सकते हैं, कार के द्वारा कैसे पहुँच सकते हैं, ट्रैकिंग में क्या क्या सुविधा रहेगी, क्या क्या सुविधा नहीं मिलेगी, ये सब इस वीडियो के द्वारा हम आप सभी को बताएंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दें। चलिए दोस्तों ज्यादा लेट न करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। आप यहाँ पर बाई फ्लाइट के द्वारा, बाई ट्रेन के द्वारा और साथ ही बाई रोड में बाई बस, बाई कार या बाई बाइक के द्वारा आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फ्लाइट की। मध्यमेश्वर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का
जोली ग्रैंड एयरपोर्ट है। साथ ही दिल्ली से बात करें देहरादून फ्लाइट के टिकट की तो लगभग 1300 से 1500 के बीच में सिंगल साइड का आपको आसानी से टिकट अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको टैक्सी की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। जोली ग्रैंड से रांची की दूरी लगभग 225 किलोमीटर की रहेगी। यह सफर आप लगभग 6 से 7 घंटे में आप पूरा कवर कर लेते हैं। बात करें बाई ट्रेन की तो मध्यमेश्वर जी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन रहेगा। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी रहेगी रांची की। यह सफर आपका रांची तक रहेगा। रांची के बाद आपको ट्रैकिंग करके ही यह यात्रा आगे की पूरी करनी होगी। जैसे ही आप रांची पहुंचते हैं आपको पार्किंग की व्यवस्था देखने को मिल जाती है। पार्किंग रोड साइड ही रहेगी, हालांकि इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। आप चाहे तो फर्स्ट डे ट्रेवल करके आप अपना रांची में भी स्टे कर सकते हैं, या फिर आप अपना फर्स्ट पड़ाव यानी कि छोटी वनतोली या बड़ी वनतोली या गोंडार में आप जहाँ स्टे करना चाहें तो वहां भी आप अपने 6-7 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके वहां भी अपना स्टे कर सकते हैं। बात करें होम स्टे के प्राइस की तो आप पर पर्सन के हिसाब से भी ले सकते हैं या पर रूम के हिसाब से भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। पर पर्सन आपको 300 रुपए पे करने होंगे। साथ ही बात करें फुल रूम की तो आपको 1500 से 2000 रुपए में फुल रूम आपका अवेलेबल हो जाएगा। ये बात है दोस्तों यहाँ रांची ट्रेवल करके पहुंचने की। अब ट्रैकिंग हम स्टार्ट करते हैं। ट्रैकिंग हमने सेम डे ही स्टार्ट कर दी थी और जवान तैयार हो गए हैं ट्रैकिंग के लिए। हर महादेव। ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। ट्रैकिंग लगभग 18 किलोमीटर की रहेगी और यहाँ पर चलते हुए ट्रैकर्स और ये आगे वाले के 3 बंदों ने बुढ़ापा आ गया है, डंडे पकड़े हुए हैं। रास्ते में ट्रैकिंग करते समय पहले एक छोटी सी दुकान मिली है जिसपे आप यहाँ पर पीने के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक या मैगी वगैरह खाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर खा सकते हो। आगे विष्णु। ऊंचाई और दूरी को ध्यान में रखते हुए हमने 36 किलोमीटर के पूरे ट्रैक को 3 दिनों में और 3 भागों में विभाजित किया है। पहले दिन हम रांची से लोअर बंतोली तक यह ट्रैक कंप्लीट करेंगे। दूसरे दिन लोअर बंतोली से मध्य महेश्वर मंदिर तक यह ट्रैक पूरा कंप्लीट करेंगे और तीसरे दिन मध्य महेश्वर मंदिर से बूढ़ा मध्य महेश्वर और वापसी रांची तक यह ट्रैक कंप्लीट करेंगे। ट्रैक करते समय आपको जगह जगह पीने के पानी की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। आप अपनी बोतल में रिफिल करके दोबारा पानी भर सकते। रांची से छोटी बंतोली की दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर की है और इस ट्रैक को पूरा करने में लगभग हमें 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। करीब 2.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद आप पहुंचते हैं लोअर बंतोली। यहाँ उपलब्ध कुछ लॉज में से किसी एक में चेक इन करके आप अपना दिन खत्म कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर संचालित ये लॉज प्रति व्यक्ति से 300 से 500 रुपए का चार्ज करके आपको यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था कर देते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू के जयकार से शुरू करते हैं अपने डे 2 की स्टार्टिंग। डे 1 की ट्रैकिंग करने के बाद में शाम को हम रुके थे लोअर बंतोली में। छोटी बंतोली यात्रा का वह पड़ाव है जहां यात्री अपना 1 दिन का स्टे करना पसंद करते हैं। छोटी बंतोली में काफी सारे होम स्टे के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और रेस्टोरेंट भी आपको खाने को मिल जाएंगे। साथ ही जानेंगे मध्य महेश्वर के इतिहास के बारे में। यात्रा आपको साल में किस समय करनी चाहिए, यात्रा करते समय आपके साथ में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। साथ ही लास्ट में दिखाएंगे हम मध्य महेश्वर मंदिर की आरती और शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में आपको यहाँ पर ज्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। आपको पराठा, मैगी, सैंडविच अवेलेबल रहेंगे। ट्रैकिंग अभी स्टार्ट कर दिया है सभी चलते हुए। तो चलिए दोस्तों यात्रा की अब अगले पड़ाव पर यात्रा के बारे में हम सब बताते रहेंगे। सब कुछ चीजें कहाँ क्या मिलता है पॉइंट पर। आज सुबह की स्टार्टिंग मंचोली से करी थी और लगभग 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद में अभी हम रुके हैं खडरा में। खडरा में ही आपको वन विभाग की एक चेक पोस्ट देखने को मिल जाती है जहाँ पर एक शुल्क दिया हुआ है। भारतीय का 150 रुपए रहेगा, विदेशी पर्यटक का 600 रुपए रहेगा। तो कूनचट्टी वह पॉइंट है जहाँ पर सभी कंपनी के नेटवर्क अवेलेबल हो जाएंगे फोन के, लेकिन इससे ऊपर आपको ट्रैकिंग करने के दौरान किसी भी फोन के नेटवर्क अवेलेबल नहीं होंगे। मंदिर से लगभग 300 मीटर पहले ही आपको बहुत सारे होम स्टे और फूड्स के ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। इस 18 किलोमीटर ट्रैक के दौरान आपको घोड़े खच्चर की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। यदि आप मध्य महेश्वर मंदिर से वापसी अगतौलीधार तक या अगतौलीधार से मध्य महेश्वर मंदिर तक घोड़े खच्चर की सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको 3 से 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति का पे करना होगा। भाई देख मैं बोल कर चला था 2 बजे तक आऊंगा। टाइम आगे पीछे 2-4 मिनट हो सका पर टाइमिंग मेरी करेक्ट है। अपने टाइम
शाम को निकल पड़े हम मंदिर में दर्शन करने के लिए। हमारे रूम से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही है बाबा मध्यमेश्वर मंदिर। और जैसे ही हम मंदिर में पैदल वॉक करके पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर काफी बड़ी लाइन बनी हुई है। हालांकि अब यह लाइन में हमें खड़ा नहीं होना था। मंदिर के साथ बने हुए कार्यालय में आपको यहाँ पर भी मेडिकल की सुविधा देखने को मिल जाती है। मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है, 7 बजे आरती होती है और 7:30-8 बजे करीब यहाँ पर आम लोगों के लिए दर्शन शुरू हो जाते हैं। फिर मंदिर 12 बजे तक खुला रहता है। 12 बजे वही शाम 4 बजे के बाद दोबारा मंदिर के कपाट खुलते हैं और शाम को 7 बजे आरती होती है। उसके दौरान आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। हालांकि आरती के दौरान आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी मंदिर के सामने से भी नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ पर पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। मंदिर में भगवान शिव के द्वारा लिए गए बैल रूप के नाभि की पूजा की जाती है, जिसे शिव का दिव्य रूप माना जाता है। दोस्तों, मध्यमेश्वर मंदिर से बूढ़ा मध्यमेश्वर मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है और यह 2 किलोमीटर की दूरी कच्चे रास्ते की पगडंडियों से होते हुए बूढ़ा मध्यमेश्वर महादेव के मंदिर जाती है। और जैसे ही आप टॉप पर पहुंचते हैं तो वहां से आप चौखंबा चोटियों का सबसे अच्छा नजारा देख सकते हैं। पहाड़ियों से दूर आपको बर्फ से ढके पहाड़ बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे यहाँ पर, जो कि यह दृश्य आपका पूरी तरह से मन मोह लेगा। बूढ़ा मध्यमेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ देश विदेश से मई से लेकर और नवंबर के बीच में यहाँ पर बहुत सारे भक्त भगवान महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। बूढ़ा मध्यमेश्वर के दर्शन करने के बाद हम नीचे आ गए थे मध्यमेश्वर टेम्पल की तरफ। सबसे पहले नीचे आते ही हमने किए श्री मध्यमेश्वर महादेव जी के दर्शन और दर्शन करने के पश्चात मंदिर से पीछे लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही बने क्षेत्रपाल के हमने वहाँ पर दर्शन किए। और यहाँ पर भी दर्शन करने के बाद हम आ गए नीचे की तरफ भगवान महादेव के जयकारे लगाते हुए। हर हर महादेव। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की कार्यालय की तरफ से रिकॉर्ड के लिए एंट्री की जाती है। वहीं हेल्प डेस्क के साथ में ही आपको एक मेडिकल के लिए एक छोटा सा डेस्क भी देखने को मिल जाता है। यदि आप किसी प्रकार की आपको मेडिकल सुविधा चाहिए तो यहाँ पर भी उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी आप सभी को दी है। यदि मेरे से कोई जानकारी बाकी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। और मेरे नए आए हुए दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबा दे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।